हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि जो कुछ आवाज़ें हमारे माध्यम से बोली जा रही है और कभी-कभी मैंने देखा है वीडियो में कुछ त्रुटियाँ हैं, जो कभी आवाज़ ऊँची हो जाती है और कभी निम्न हो जाती है। तो ये माइक के कारण है, माइक मंगवाना पड़ेगा। बस 1-2 वीडियो के बाद आपको अच्छे वीडियो उपलब्ध हो जाएँगे। तो और कुछ कैमरे में भी दिक्कत थी। ये नई-नई सेटिंग है, इसलिए कहीं-कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो बच्चों, चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ध्यान दें, बात ये है बच्चों कि हम सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो रासायनिक केमिकल रिएक्शन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अपक्रिया हमारे दैनिक जीवन में रोज होती रहती हैं। हमारे शरीर में निरंतर रासायनिक अपक्रिया होती रहती है। जैसे अगर बात किया जाए तो भोजन करने के बाद जब हम अपनो पानी या कोई चीज अंदर लेते हैं तो वो रासायनिक क्रिया ही कहलाती है, क्योंकि वो मिक्स होने के बाद वो अपना अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। जैसे पाचन क्रिया है, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। हम भोजन को जब यूज करते हैं, उसको खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद जब हमारे अमाशय में पहुंचती हैं तो रासायनिक क्रिया विधि द्वारा ही पाचन क्रिया होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, डेकार आने के बाद जब हमारे ओर डेकार आती है तो कभी कभी खट्टेपन की आ जाती है। ये रासायनिक अपक्रिया के कारण है। कोई कमी होती है रासायनिक अपक्रिया में, उसके कारण ये जो है सीएल हमारे अमाशय में पाई जाती हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कभी कभी डेकार खट्टेपन के लिए खट्टे की तरह आ जाता है। जैसे घरों में भोजन का जो पकना होता है, दैनिक जीवन में रोज परिवर्तन हमारे शरीर में होता रहता है, मौसमों में परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बच्चों एक बार ध्यान दें, हमने कहा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु के पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक एक तत्व है, या मतलब एक या एक से अधिक हमने बोला ही है, एक ही हो सकता है ऐसा तत्व मिले कि एक ही तत्व डालने के बाद वो डायरेक्ट अपने स्वयं अपक्रिया करना शुरू कर दे। हो सकता है कई तत्वों को मिलाने के बाद उसका रासायनिक अपक्रिया हो। तो इसलिए हमने क्या कहा कि एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होकर जब एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बच्चों, जैसे हमारे पास मान लीजिए Mg+O2 है। कभी कभी देखो एक ही तत्व स्वयं अपक्रिया करने के लिए अब यहाँ पर बच्चों अगर अपक्रिया कराया जाए तो इसका हमारा बनेगा MgO2। हाँ, अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी रासायनिक अपक्रिया कराएं और जब हम कराने के बाद भी मान ले रासायनिक समीकरण संतुलित कराएं तो जो यौगिक बनते हैं उन यौगिक के बीचों में कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जब भी उसका गुणा कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, सामने से कराएं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम लिखा है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले कारक, जैसे रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जिन तत्वों को संकेत या सूत्रों में लिखते हैं, जैसे रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जिन तत्वों को संकेत में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2C+O2 या N2+H2 ऐसे अगर हैं तो मान लीजिए अगर इसमें जो
ये क्या रखा है, ये भाग ले, तो इसको अगर प्रतीकों के रूप में, संकेतों के रूप में लिखा जाए, जैसे कहने का मतलब कि हम दोस्तों जरा ध्यान दें, जैसे इसको लिखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, या मान लीजिए पोटेशियम या कार्बन। मान लो हमने हिंदी में लिखा कार्बन, या मान लो लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, है ना। ये सब कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। अगर इसको हम किसके रूप में लिखे, संकेत के रूप में लिखे, जैसे कार्बन को सी से, पोटेशियम को के से, ऑक्सीजन को वो से, तो जो संकेत रूप लिखना है यही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जिन तत्वों को संकेत में या सूत्रों से में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अब कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसको हमने लिखा सी से, कार्बन को किससे लिखा बेटा, सी से, और ऑक्सीजन को वो से लिखा, तो यही संकेत कहलाता है। ये तत्वों का क्या कहलाता है बच्चों, संकेत कहलाता है। और जब इसका अभिक्रिया हुआ तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा ध्यान दीजिए जो गैस है, अब ध्यान दो बच्चों, जो ये सी है, ऑक्सीजन है, इसे हम संकेत में लिखे, जैसे हिंदी में लिखा है कार्बन, तो उसको संकेत में किससे लिखे, सी से लिखे। ऑक्सीजन का संकेत कितना होता है, O2 होता है, और जब इनका रासायनिक क्रिया कराए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ध्यान देना, इधर जितने चीज होते हैं इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इधर पार्ट को, जो हमारे बाएं तरफ है, हाथ के उल्टे तरफ अर्थात बाएं तरफ, वो अभिकारक होते हैं, और जो दाएं तरफ होती हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। और पहली बात ध्यान दें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि जब अभिक्रिया कराया जाए तो अभिक्रिया कराने से पहले उन दोनों का द्रव्यमान भार जोड़ने के बाद और जो अभिक्रिया हुआ है उसका द्रव्यमान आपस में बराबर होना चाहिए। फिर से एक बार ध्यान दें, जैसे हमने माना कि कार्बन 5 ग्राम है और ऑक्सीजन 10 ग्राम है, तो टोटल कितने ग्राम हुए, 15 ग्राम हुए। अब दोनों ने अभिक्रिया करा लिया और बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस बनाया, और इस गैस को किसी एक ऐसे बर्तन में बंद कर लिया गया, और मापने के बाद ये पता चला कि वो भी कितना, 15 ग्राम का ही आता है। तो इससे ये पता चला कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब बच्चों जरा ध्यान दें, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जिन तत्वों को संकेत में या सूत्रों में, ये हमारा संकेत है, सी है। अभी अब मान लीजिए, अब ये जो लिखे हुए हैं ZnSO4, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, यहाँ पर लिखा है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ क्या लिखा है, जिंक। तो ये तत्व हुए, इसको मैंने संकेत में लिख दिया, और ये H2SO4 हुए, ये भी क्या है, एक सूत्र ही तो है। तो यहाँ क्या लिखा है, संकेत में या सूत्रों में, तो Zn जो तत्व हुआ ये संकेत हो गया, और जब H2SO4 ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो हम जब तत्वों को संकेत में लिखते हैं या तत्वों द्वारा जो बना सूत्र होता है उसको संकेतों में लिखते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जिन तत्वों को संकेत में या सूत्रों में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये सी क्या है, कार्बन है, इसको मैंने संकेत में लिख दिया, ऑक्सीजन को मैंने संकेत में लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र बन गया, तो ये भी संकेत सूत्र में बन गया, ये संकेत में है, तो इन लोगों को हम क्या कहेंगे, क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ आइए, संतुलित समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जो दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि क्या लिखा हुआ है, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम लिख दें यहां पर, अगर
देखिए यहां पर लिखा हुआ है, समझ लीजिए कि हम एम जी ही ले लें, एम जी ले और यहाँ क्या लिए ओ टू लिए और इसका अभिक्रिया करा दिए तो एम जी वो लिख दिए। अब ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या लिखा है, वह रासायनिक है जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर हो जाए, बराबर होनी चाहिए। क्या लिखा है, प्रत्येक तत्व, यहाँ पे देखिए वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में, जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि दोनों पक्ष में तत्वों का क्या कह रहा है, संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो तो वो संतुलित समीकरण। तो ये बच्चों देखो ये संतुलित नहीं रहा, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, दो, और जब यहाँ दो है तो यहाँ भी दो होना चाहिए, इस तरह संतुलित होगा, अन्यथा संतुलित नहीं माना जाएगा, उसे असंतुलित कहते हैं। और इसको हम एक कंकाली ढांचा के रूप में भी कहते हैं, इसके कंकाली ढांचा भी कहते हैं। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी यौगिक को छेड़छाड़ नहीं करना है बीच में। जैसे हमको अगर क्या करना है, ऑक्सीजन को दो करना है तो यहाँ हम डायरेक्टली दो नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। मान लीजिए मैग्नीशियम को दो करना है, अगर डायरेक्टली यहाँ कर दिए तो एक गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, ये चेतावनी के रूप में जाने कि कभी भी किसी यौगिक को बीच में छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर छेड़छाड़ करना है तो उसके फ्रंट पे आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। अब बच्चों जरा देखो, हमने क्या कहा कि ये mg एक है, यहाँ भी mg एक है, यहाँ एक माना जाता है, यहाँ एक माना जाता है, यहाँ O2 कितना है, दो है, लेकिन यहाँ O2 दो नहीं है, इसलिए ये असंतुलित समीकरण कहलाया। जबकि परिभाषा क्या कहता है, जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्या है, जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि Mg प्लस O2 और जब आप क्रिया हुआ तो यहाँ क्या है, Mg वो है, लेकिन अब ये गलत है, असंतुलित समीकरण है। तो हमने क्या कहा कि हम यहाँ से बीच में छेड़छाड़ नहीं, अगर डायरेक्टली यहाँ दो लिख दिए तो गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ हम दो से क्या करा देंगे बच्चों, गुणा। तो ये दो कम दो, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, दो, तो यहाँ दो था, दो हो गया। लेकिन एक देखो, जब हमने दो से गुणा कराया तो मैग्नीशियम पर भी प्रभाव पड़ गया, अब ये मैग्नीशियम भी दो हो गया, तो इसका मतलब अब भी संतुलित नहीं है। अब जब हम मैग्नीशियम यहाँ से दो से गुणा करा देंगे तो हमारा संतुलित हो गया। यहाँ दो मैग्नीशियम, यहाँ भी दो मैग्नीशियम, यहाँ एक माना जाता है बच्चों, एक, तो दो कम दो मैग्नीशियम, यहाँ दो कम दो मैग्नीशियम, दो कम दो ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, अब जाके ये संतुलित हो गया। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दें, लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां। यदि आपको नोटबुक की आवश्यकता होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसी राइटिंग में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हालांकि ये राइटिंग बड़ा अच्छा लग रहा है जिसने भी लिखा है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद को मध्य योजना चिन्ह, मध्य योजना चिन्ह जो ना, यहाँ गलत लिखा है बेटा, थोड़ा इसका नाम होना चाहिए मध्य योजना चिन्ह, का मतलब है मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय, क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। इसका दूसरा, इतना पूरे का दूसरा नाम है मध्य योजना, मध्य योजना चिन्ह, चिन्ह अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, कर्मणीय। देखिए बेटा, सबसे पहले अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय, जो ये लिखा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, मध्य योजना चिन्ह, तो इसको हम लिखेंगे मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय चिन्ह। इसको प्रदर्शित किया जाता है एरो से, जो हम रासायनिक भाषा में जाने
कि अगर रसायन विज्ञान में इस प्रकार का तीर लगा है तो उसका नाम होता है मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय। क्या होता है बच्चों? मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय के दाईं ओर उनके सूत्र के रूप में रखते हैं, फिर उनके परमाणु क्रमांक को संतुलित करते हैं। हमने क्या कहा? सबसे पहले अभिकारकों को बाईं ओर। अब देखो बेटा ये क्या है? Mg+O2 ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। तो सबसे पहले अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय, इसका नाम जो है ये एरो जो बना है इसको कहते हैं मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय। अब इतना लंबा नहीं कहा जाता, एरो बोल दिया जाता है, एरो माने तीर। तो इसका सही नाम होता है रासायनिक में मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय के दाईं ओर उनके सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो इधर वाला पार्ट है ये अभिकारक हुआ, और जब एरो लगा देते हैं तो इधर जब बनता है MgO2 जब बनता है तो इसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं कि उत्पाद है। जब नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसी को हम उत्पाद बोलते हैं। और ये जो एरो चिन्ह है इसका नाम है मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय। और एक बात और ध्यान दे बच्चों, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है तो इसका दूसरा नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा मध्य योजना चिन्ह उत्क्रमणीय। यहाँ जो इस प्रकार का तीर बना है इस प्रकार का, तो इसको बोलेंगे मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय। और जब इस प्रकार का तीर बना रहेगा तो इसका मतलब यह कि मध्य योजना चिन्ह उत्क्रमणीय। ठीक, तो हमने क्या कहा? संतुलित समीकरण को वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्परमाणु की संख्या बराबर हो तथा उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां, सबसे पहले अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद को मध्य योजना चिन्ह तीर जिसको हम बोलते हैं या मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय के दाईं ओर उनके सूत्र के रूप में रखते हैं, फिर उनके परमाणु क्रमांक को संतुलित करते हैं। यहाँ क्या लिखा है बच्चों? फिर उनके परमाणु क्रमांक को संतुलित करते हैं। अब जैसे हमने क्या कहा, यहाँ MgO लिखा था, कितना लिखा था? MgO लिखा था। तो यहाँ को बाद फिर मान लो यह असंतुलित है, अब संतुलित नहीं है बच्चा, मैंने बताया ना कि ये अब इधर देखो Mg सही है, लेकिन यहाँ O2 है, यहाँ क्या रो है। तो अब ये क्या कहता है? फिर उनके परमाणु क्रमांक को संतुलित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से क्या करा दें? गुणा। तो यहाँ 2 से जब गुणा कराए तो यह 2 ऑक्सीजन भी हो गया, लेकिन जब 2 गुणा कराए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम प्रभावित हो गया। अब यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ भी 2 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। इस प्रकार से संतुलित किया जाता है और इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल का मतलब ये है बच्चा कि आप प्रैक्टिस करते रहे, बनाते रहे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप दिमाग लगाकर लिखा यहाँ क्या गुणा करें कि बराबर हो जाए। लेकिन याद रहे बच्चों कि कभी भी यौगिक के बीच में किसी डिजिट से गुणा अगर कराएंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी संतुलित कराना होगा तो सामने से ही गुणा करेंगे। कहां से गुणा करेंगे? सामने से ही गुणा करेंगे। अगर बीच में गुणा कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों क्या है, हमने क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। मतलब असंतुलित समीकरण जो होता है, जैसे लिखा हो C+O2 फिर लिखा हो CO, तो बच्चों देखो यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो ये असंतुलित है। इसी को क्या बोलते हैं? और उसको कंकाली ढांचा भी बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम 2 से क्या करा दें? गुणा करा दें तो ये तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ कार्बन प्रभावित हो गया, तो यहाँ भी 2 से क्या कराएंगे? गुणा। इस प्रकार से इसको संतुलित किया जा सकता है। अब जरा ध्यान दें बच्चों, क्या है, अब यहाँ पर देखिए द्विपरमाणु तत्व जैसे हाइड्रोजन, एक बात और जाने, अधिकतर आपको हाइड्रोजन इस प्रकार लिखा मिलता है
इस प्रकार, और ऐसे भी मिलता है। तो इसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? नवजात हाइड्रोजन। और जो H2 होता है उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। ये है नवजात हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लिखा है द्विपरमाणुक तत्व H2, H2, O2, Cl2, N2 तथा Br2, ब्रोमो, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, N2 तथा नाइट्रोजन तथा क्या है ये? ब्रोमो या ब्रोमीन। अब जरा ध्यान दो, तो ये सब द्विपरमाणुक है। फिर यहाँ पर लिखा है बच्चों असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। अब आ गया असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। अब हम संतुलित करना सीखेंगे। पहले तो सीखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि कभी कभी आपको जैसे जी लिखा मिलता है, यस लिखा मिलता है, यल लिखा मिलता है और ये क्यों लिखा मिलता है, और आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा। फिर और कई चिन्ह होते हैं, इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा और आपको इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह के बारे में समझ लें। अगर आपको यहाँ ऐसे जी मिला तो इसका मतलब हुआ कि वह पदार्थ गैस बनकर उड़ रहा है। जी लिखा है तो इसका मतलब हुआ वो गैस है। अगर यस लिखा है तो स्लाइड है, ठोस है। यल लिखा है लिक्विड तो इसका मतलब द्रव है। और ये क्या लिखा है? ये क्यू जो लिखा है तो ये जलीय है। क्या है? यहाँ जो लिक्विड ये फिर जलीय क्रिस्टलीय भी कह सकते हैं। डेल्टा ये लिखा है तो ताप का संकेत करता है। अगर इस प्रकार का चिन्ह मिला आपको, तीर ऊपर लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस बनकर कोई पदार्थ उड़ रहा है। अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा है तो उसे अवक्षेप बोलते हैं। फिर से एक बार समझें। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब क्या होता है? गैस। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब होता है लिक्विड। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिले तो गैस हो गया, लिक्विड हो गया, और उसके बाद में यस हो गया, सॉलिड जिसको बोलते हैं ठोस। और आपको कहीं कहीं ऐसा क्वेस लिखा मिलेगा, आपको कहीं इस प्रकार चिन्ह मिलेगा तो इसका मतलब हुआ गैस बनकर उड़ रहा है। कहीं कहीं चिन्ह आपको इस प्रकार मिलेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये अवक्षेप बन रहा है। कभी जब ये वाला चिन्ह आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? मध्य योजना चिन्ह अनुत्क्रमणीय। और जब इस प्रकार का चिन्ह आएगा तो इसको बोलेंगे मध्य योजना चिन्ह क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। ठीक है ना? इसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय बोलते हैं। और जब इस प्रकार का चिन्ह हो जाए तो उसको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। अब दूसरी बात यह है बच्चों कि हम लोगों को ध्यान देना है कि कभी कभी समीकरण संतुलित रहता है और कह देता है समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी कभी समीकरण संतुलित रहता है फिर भी कहता है संतुलित कीजिए। वो इसका मतलब आपका आईक्यू चेक कर रहा है कि आप चेक कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये भी याद रखिए, जब कोई समीकरण संतुलित रहता है तब उसे संतुलित करने से पहले हम देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं। उससे पहले संतुलित करना गलत हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ Zn है, जिंक जिसको बोलते हैं, इस स्लाइड में ये लिखा है इसना। और ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ जिंक सॉलिड है, ठोस है, H2SO4 aqueous में है ना? फिर यहाँ पर जब अपक्रिया हुआ, अभी अपक्रिया हम बाद में अच्छी तरीका से सीखेंगे, अभी तो हम संतुलित समीकरण सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ कितने Zn है? एक। यहाँ कितना है? एक। यहाँ कितने सल्फर है? एक। यहाँ कितने सल्फर है? एक। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? चार। यहाँ कितना है? चार। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? दो। यहाँ दो। तो हमने क्या कहा था कि कभी कभी समीकरण देकर संतुलित देकर समीकरण कहता है कि संतुलित कीजिए। तो यहाँ लिखा है संतुलित समीकरण को संतुलित करना, मतलब ये कह रहा असंतुलित है, संतुलित कीजिए। लेकिन ये असंतुलित नहीं है, पहले से ही संतुलित है। अब इसके स्थान पे बच्चों जरा इसको ध्यान दो, लिखा है बेरिलियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ कितनी बेरिलियम है? एक। यहाँ कितना बेरिलियम है? एक। यहाँ क्लोरीन कितना है? दो। यहाँ क्लोरीन कितना है? एक। यहाँ संतुलित नहीं है बच्चों। चलो और देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? दो।
यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 है, सल्फर भी है, सब कुछ संतुष्ट हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो यदि हम इसमें क्या करा दें, 2 से क्या करा दें, 2 से गुणा करा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, संतुलित हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कितने हाइड्रोजन 2, तो यहाँ कितने 2, यहाँ कितने क्लोरीन, यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 1 माना, तो 2 कम 2 तो 2 हाइड्रोजन, 2 कम 2 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 बेरिलियम 1 बेरिलियम 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 संतुलित हो गया। अभी तक ये क्या था, असंतुलित था। ये देखो संतुलित देकर असंतुलित पूछ रहा है, बेवकूफ बना रहा है कि आप चेक कर पा रहे हैं या नहीं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 2। अब वैसे एक अगर एक भी नहीं संतुष्ट है तो समझ लीजिए कि वो संतुलित नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, संतुलित करना सीखे। संतुलित क्या है, और ये है वीडियो, यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 2, तो हम क्या कराएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2HNO3, और फिर क्या है प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब बच्चों जरा देखो, फिर इधर क्या बचा, एरो, यहाँ CaNO3 2 प्लस H2O, ठीक है ना। अब देखिए संतुलित हुआ या नहीं हुआ। अगर हमने 2 से इसमें गुणा कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 यहाँ है। अब देखिए जब हमने 2 से गुणा किया तो ये भी जान लीजिए आप लोग कि गुणा करने के बाद ये जो अन्य तत्व होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ 1 है, तो देखिए जरा, 2 कम 2, तो यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 कम 2, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2 कम 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 तिहाई 6, और 2 कम 2 6 2 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6, और 1 7 ही हाइड्रोजन है, और यहाँ कितना हो गया 2 तिहाई 6 और 2 6 2 8 हो गया। अब दिक्कत हो रही है, यहाँ जो H2O है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 कम 2, और यहाँ पर कितना हुआ 2, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको भी चाहिए 4, तो यहाँ से अगर हम फिर दोबारा यहाँ कितना गुणा करा दे 2, तो 2 दूना 4, और 2 कम 2, तो 2 कम 2 और 2 दूना 4, तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया। तो देखो 2 कम 2 और 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, ये संतुष्ट हो गया। यहाँ 2 कम 2 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पर देखो 2 कम 2 नाइट्रोजन, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, और 2 कम 2, तो 6 2 8, तो यहाँ कितना हुआ 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन इधर हुआ, और 2 कम 2 6 2, देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, तो 6 ऑक्सीजन ये हो गया, और 2 का 2, तो 2 और 6 8 इधर हो गया, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन ये, और 2 ऑक्सीजन ये, 6 2 8 इधर भी हो गया। 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 कम 2, और 2 कम 2 2 2 4, इधर भी 2 2 कम 2 दूना 4, तो ये हमारा क्या हो गया संतुष्ट हो गया। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, ठीक। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बच्चों और देखते हैं। यहाँ पर देख लें, फिर दोबारा और बता रहे हैं कुछ। यहाँ पर देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब अपक्रिया कराएं, यहाँ कितना है सोडियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है 5 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है 3 है, तो यहाँ देखिए सोडियम 2 है कि नहीं। अगर ऑलरेडी वो गुणा कर कर लिखा हुआ है तो उससे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं करना है बीच में गुणा। अब जरा देखिए यहाँ कितना है सोडियम 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो इसको संतुलित कीजिए। तो जैसे हम इसमें 2 से क्या कराएं बच्चों गुणा कराएं, तो तुरंत और तत्व भी तो प्रभावित हो गए, तो इसका मतलब हुआ H2SO4 एरो
Na2SO4 प्लस H2O। अब जरा ध्यान दीजिए, दो कम, दो सोडियम, दो सोडियम, यहां पर देखिए एक माना जाएगा, एक माना जाएगा, दो कम, दो, दो ऑक्सीजन, दो और चार और दो, ये चार ऑक्सीजन ये भी है, तो दो और चार दो छह, और यहाँ पर देखिए चार और एक पांच ही है, तो यहाँ दो से अगर गुणा करा दे तो दो कम दो और चार दो छह, तो इधर कितना हुआ, दो कम दो, चार दो छह, तो कितना ऑक्सीजन हो गए, कितने ऑक्सीजन हो गए बच्चों, बोलिए जरा कितने ऑक्सीजन हुए, पूरा हो गया ना। देखिए दो कम दो और चार, चार दो छह इधर हो गए, यहाँ दो से जब गुणा किया तो दो कम दो और चार और दो छह हो गया, दो सोडियम इधर, दो सोडियम इधर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हार्ड ये कितना है, एक, तो दो कम दो और दो कितना, चार, यहाँ पर देखो दो दूना चार, संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है बच्चों, NaCl प्लस AgNO3। अब यहाँ सोडियम कितना है, एक, यहाँ भी सोडियम कितना है, एक, यहाँ क्लोरीन कितना है, एक, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, एक, Ag कितना है, एक, यहाँ कितना है, एक, और NO3 यहाँ भी है, NO3 तो यार रेडी क्या हुआ, संतुलित है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl है, अब यहाँ गड़बड़ हो गया, अब इसको संतुलित करना है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ हाइड्रोजन एक है, अब इसमें कितना गुणा करा दिए, दो, तो देखिए जरा, एक, तो एक बेरिलियम, एक बेरिलियम, कितना क्लोरीन, दो क्लोरीन, तो देखो यहाँ पर दो कम दो, दो हाइड्रोजन, तो यहाँ दो हाइड्रोजन, दो कम दो, दो क्लोरीन, तो यहाँ भी दो क्लोरीन, बेरिलियम एक, बेरिलियम एक, SO4 संतुलित हो गया, ये भी आपका संतुलित हो गया बच्चों। हमने क्या कहा, इस पर बहुत बड़ा फोकस करिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग, लिखा है H2N2, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका NH3। आप बताइए क्या ये संतुष्ट है, क्या ये संतुष्ट है, क्या ये संतुलित है, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ कितना है, तीन, यहाँ नाइट्रोजन दो, यहाँ नाइट्रोजन है, तो कहाँ संतुलित है, नहीं संतुलित है ना। तो क्या करेंगे, अगर इसमें हम दो से क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दे, तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन हो, ये तो संतुष्ट हो गया, लेकिन ये तो प्रभावित हो गया ना, दो तिहाई, छह, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, छह, तो यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दे तो तीन दूना छह, अब हो गया ना संतुलित। और समझे, और देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन और समझ लें, नोटबुक की आवश्यकता होगी तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहीं से प्राप्त कर लीजिएगा। और थोड़ा वीडियो अगर सवा क्वालिटी बढ़ा कर देख लेना बच्चों, हो सकता है थोड़ा भी दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन हम ले लें, कुछ क्वेश्चन और उठा लें हम कहीं से। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, BaCl BaCl2 प्लस K2SO4 एरो, फिर क्या होगा बेटा, BaSO4 प्लस KCl। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, क्या है, यहाँ कितने बेरिलियम है, एक बेरिलियम है, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, कितने पोटेशियम है, दो पोटेशियम है, कितने सल्फर है, एक सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है, तो बेरिलियम भी संतुष्ट है, सल्फर भी संतुष्ट है, ऑक्सीजन भी संतुष्ट है, ऑक्सीजन, सल्फर और बेरिलियम, लेकिन ये क्लोरीन और पोटेशियम संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेंगे हम, BaCl2 प्लस K2SO4, यहां अगर हम क्या करें, BaSO4 और यहां से 2 से गुणा करा दें
तो देखो संतुष्ट हो गया, 2 अब कम 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम और 2 अब कम 2, 2 क्लोरीन हो गया। इस प्रकार से संतुष्ट कराया जाता है। तो बच्चों अब ध्यान दें कि जितना आज हम लोग इस टॉपिक में ध्यान दिए हैं उसको रिवीजन करिएगा, उसको रिवीजन करिएगा और अपने किताब से इस प्रकार के क्वेश्चन को ढूंढ कर आप संतुष्ट कराइएगा। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार संतुष्ट नहीं हो रहा है और उसमें यह भी ध्यान रखना होगा कोई कोई समीकरण संतुलित होते हुए भी उसको कहा जाता है संतुलित करिए, अर्थात आपका आईक्यू चेक करती है क्वेश्चन कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो बच्चों अब अगला जो टॉपिक होगा वो इसके अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो ध्यान से हमारे चैनल पर अगर कोई दिक्कत हो भी रहे वो भी कमेंट करिएगा। अगर मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे वीडियो में हमने देखा है कुछ त्रुटियां और आवाज़ में त्रुटियां, और बहुत जल्द वो सुविधाजनक करवा दिया जाएगा, बनवा दिया जाएगा, अच्छा हो जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों।